Hello and welcome to this session. In this session, we would be discussing about the LPG, liberalization, privatization, and globalization. I'm your instructor Rajesh Durbala, and today I'll be taking you into this interesting idea and the policy which was undertaken in the year 1991 onwards under the aegis of Prime Minister P.V. Narasimha Rao and the Finance Minister Dr. Manmohan Singh. So under the new economic policy, we opened up with new economic policies and implemented the liberalization, privatization and globalization. So all set, let's get on and learn what is in store for today's session. The learning outcomes for this session. By the end of this session, the students will be able to, number one, they can understand the background of the reform policies introduced in India in 1991. जो कोई भी रिफॉर्म पॉलिसीज हुए 1991 में जो इंट्रोड्यूस किए गए उसका जो पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड है, उसकी हम चर्चा करेंगे. नंबर टू, अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म थ्रू विच रिफॉर्म पॉलिसीज वर इंट्रोड्यूस्ड. तो किस तरह से इन पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस किया गया, इस पर भी हम थोड़ा प्रकाश डालेंगे. तीसरा पॉइंट है कॉम्प्रिहेंड द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड अंडरस्टैंड इट्स इंप्लीकेशंस फॉर इंडिया. तो ये ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, उसकी पूरी जो प्रक्रिया है उसको हम जानेंगे और उसका प्रभाव भारत पर कितना पड़ा और कैसा प्रभाव पड़ा उसकी भी हम चर्चा करेंगे या विश्लेषण करेंगे. देन बी अवेयर ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द रिफॉर्म प्रोसेस इन वेरियस सेक्टर्स. तो हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस रिफॉर्म का वेरियस सेक्टर्स पे किस तरह का प्रभाव पड़ा. आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंप्लीमेंट की गई थी, लागू की गई थी, उसकी जो भूमिका बांधी गई थी वो किन कंडीशंस में, उसकी पृष्ठभूमि क्या थी और किन कंडीशंस में ये पॉलिसीज को, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया गया. तो इन 1991 इंडिया मेट विथ एन इकोनॉमिक क्राइसिस रिलेटिंग टू इट्स एक्सटर्नल डेट. अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो 1991 में हमारा डेट, हमारा कर्ज जो था उसका भार इतना ज्यादा हो गया था कि हम अपनी जो जरूरत की चीजें हम इंपोर्ट करते हैं, आयात करते थे, उसकी भी पेमेंट हम नहीं कर पा रहे थे. सो द गवर्नमेंट वॉज नॉट एबल टू मेक रीपेमेंट्स ऑफ इट्स बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स which were generally maintained to import petroleum and other important items dropped to levels that were not sufficient for even a fortnight. तो ये बहुत ही गंभीर समस्या थी कि हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व्स थे वो अब 2 हफ्ते भी गुजारने लायक नहीं बचे थे. तो हम जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें जो जिनका आयात करते हैं, जिनका इंपोर्ट करते हैं, उसको भी, उसकी भी पेमेंट करने योग्य हम नहीं थे. और ये क्राइसिस जो है वो और विकराल होती जा रही थी क्योंकि जो इसेंशियल गुड्स हैं, जो रोजमर्रा की जो बहुत ही जरूरत की चीजें हैं, उनके प्राइसेस में, उनके मूल्यों में आग लगती जा रही थी. All these led to the government to introduce a new set of policy measures which changed the direction of our developmental strategies. तो इन कारणोंवश भारत सरकार को कुछ नए पॉलिसीज, कुछ ठोस कदम उठाने पड़े और वो बनते हैं हमारे डेवलपमेंट की, हमारे विकास की बुनियादी पॉलिसीज. तो वहां से हमारा जो डायरेक्शन बदला, जो हमारी विकास की गति दर बढ़ी, उसके बाद से हमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. तो इस नई पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज जो इंप्लीमेंट की गई थी 1991 में, ये माना जाता है कि भारत का एक टर्निंग पॉइंट है. आगे समझने की कोशिश करते हैं कि बैकग्राउंड में क्या क्या था. जैसे हमने कहा, फिस्कल मिसमैनेजमेंट हो रही थी 1980 ऑनवर्ड्स. तो ये जो हमने देखा कि हमारी जो डेट्स थे वो इतने बढ़ गए थे, उसका मूल कारण था कि 1980 से हमारी जो फिनेंशियल मिसमैनेजमेंट हो रही थी कि जो
टैक्स कलेक्शंस हो रहे थे, उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा था। इस वजह से इनकम गिरती जा रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही थी, बेरोजगारी, गरीबी और साथ में हमारी जो जनसंख्या थी वो नियंत्रण से बाहर जा रही थी। तो इन सारी चीज़ों को केटर करते हुए सरकार के पास ह्यूज डेफिसिट्स होते जा रहे थे। डेफिसिट का मतलब होता है इनकम और एक्सपेंडिचर का जो गैप है, आय और व्यय के बीच में जो गैप होता है, जो डिफरेंस होता है, उसे हम डेफिसिट कहते हैं। तो ये डेफिसिट दिन पर दिन बढ़ते जा रहा था। ये भी बहुत ही बड़ी गंभीर समस्या थी। तो आगे क्या किया गया? तो सरकार जाती है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के पास कर्ज मांगने के लिए और उन्हें कर्ज मिलता है $7 बिलियन का। लेकिन कुछ कंडीशंस रखी गई थी। कंडीशन ये था कि उन्हें कहा गया कि हमारी इकोनॉमी को खोल दिया जाए प्राइवेट सेक्टर के लिए, ताकि प्राइवेट सेक्टर का निवेश आए, डेवलपमेंट में, विकास में गति प्रदान हो और इस वजह से काफी समस्याओं का उन्मूलन भी हो सके। तब आता है द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में देखें तो दो चीजें प्रमुख आती हैं कि एक स्टेबलाइजेशन मेजर्स लिए गए थे और दूसरे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। तो स्टेबलाइजेशन मेजर्स होता है कि जो हमारी इकोनॉमी हिल गई थी, जो बैलेंस में नहीं थी, उसको स्टेबिलिटी प्रदान की जाए। तो जो सेक्टर्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं उनको परफॉर्मेंस के, अच्छे परफॉर्मेंस के ट्रैक पर लाया जाए। और दूसरा आया स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। तो टोटल जो लाइसेंस राज था और जैसे प्राइवेट सेक्टर्स का निवेश करना कुछ क्षेत्रों में वर्जित था, तो ये सारी चीजें जो पॉलिसीज थी टोटली उनको चेंज किया गया, रीस्ट्रक्चर किया गया। उसके बाद एक बहुत ही प्रमुख मुद्दा उठकर आता है इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का, जो है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन क्या होता है? लिबरलाइजेशन इज द प्रोसेस और मीन्स ऑफ एलिमिनेशन ऑफ कंट्रोल ऑफ द स्टेट ओवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मतलब हम छूट दे रहे हैं, हम जो लाइसेंस राज था वो सारी चीजों को हम खत्म कर रहे हैं और जिन क्षेत्रों में सिर्फ सरकार ही दखल देती थी, अब जो प्राइवेट लोग थे वो भी उन क्षेत्रों में निवेश कर सकते थे। सो इट प्रोवाइडेड अ ग्रेटर ऑटोनॉमी टू बिजनेस एंटरप्राइजेस इन डिसीजन मेकिंग एंड एलिमिनेट्स गवर्नमेंट इंटरफियरेंस। तो सरकार का दखल खत्म हो गया और जो बिजनेस एंटरप्राइजेस थे वो अपनी मर्जी से, अपनी खुली छूट के साथ डिसीजंस ले सकते थे, अपने निर्णय खुद ले सकते थे। तो जो लिबरलाइजेशन आया उनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे और वो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सबसे पहले टू बूस्ट कंपटीशन बिटवीन डोमेस्टिक बिजनेस। तो जो हमारी डोमेस्टिक बिजनेस थी, घरेलू व्यापार है, उसके बीच में कंपटीशन पैदा किया जाए। इस वजह से हमारे पास प्रोडक्ट्स की चॉइसेस आएंगी, मूल्य या प्राइसेस में गिरावट आएगी और लोगों के पास काफी सारे ऑप्शंस होने की वजह से उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा, सर्विस क्वालिटी इंप्रूव होगी। नंबर 2, टू प्रमोट फॉरेन ट्रेड एंड रेगुलेट इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। तो ये लिबरलाइजेशन आ जाने के बाद फॉरेन ट्रेड में भी उसमें भी काफी तेजी देखी जा सकती है और वाकई में बढ़ी भी। और इसका एक प्रमुख, जो लिबरलाइजेशन का एक प्रमुख ऑब्जेक्टिव भी था कि फॉरेन ट्रेड को बढ़ाया जाए। ओके, और जो इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स की जो बैलेंस है उसको भी अच्छी तरह से मॉनिटर किया जाए। तीसरा पॉइंट आता है टू इंप्रूव द टेक्नोलॉजी एंड फॉरेन कैपिटल। हमारे जो टेक्नोलॉजी है उसको भी इंप्रूव करना और फॉरेन कैपिटल का इन्वेस्टमेंट आना, यह भी एक प्रमुख ऑब्जेक्टिव था। देन टू डेवलप अ ग्लोबल मार्केट फॉर अ कंट्री। ओके, हमारी देश के लिए एक ग्लोबल मार्केट तैयार किया जाए ताकि हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो न कि सिर्फ भारत में अपने प्रोडक्ट्स को, अपने उत्पाद को बेच पाएं, बल्कि पूरी दुनिया में उसको बेच सकें। देन नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस द डेट बर्डन ऑफ अ कंट्री। ओके, हमारे देश का जो डेट का बर्डन है उसको भी कम करना एक बहुत प्रमुख उद्देश्य था। डेट का मतलब होता है कर्ज, तो कर्ज का भार भी कम करना एक प्रमुख उद्देश्य था। Then next objective is to unlock the economic potential of the country by encouraging the private sector and multinational corporations to invest and expand. तो हमने मौका दिया प्राइवेट सेक्टर को
और मल्टीनेशनल कंपनीज को इन्वेस्ट करने के लिए और विस्तार करने के लिए। तो इससे क्या होता है, कंपनी में कंट्री में जो भी रिसोर्सेस होती हैं जो खाली पड़ी हुई थी, जिसका सदुपयोग नहीं हो रहा था, तो ये होने की वजह से, प्राइवेट सेक्टर के एंट्री होने की वजह से, मल्टीनेशनल के एंट्री होने की वजह से हमारे रिसोर्सेस हैं वो पूरे पोटेंशियल पे यूज हो सकी। And then next objective had to encourage the private sector to take an active part in the development process. So private sector को भी हम न्योता देते हैं, उसको इनविटेशन देते हैं कि वो आए और एक पूरी तरह से एक ट्रांसफॉर्म्ड एंड एफिशिएंट बिजनेस, ऑप्टिमाइज्ड बिजनेस करें, जिससे क्या होता है कि पूरी जो देश की विकास की दर है उसमें बढ़ोतरी हो। To reduce the role, the next objective हम बोल सकते हैं, to reduce the role of public sector in future industrial development. तो यहाँ सरकार का जो रोल है, उसकी जो सरकार की भूमिका है, उसको कम करना भी एक प्रमुख उद्देश्य था। ऐसा हमेशा माना जाता है कि द गवर्नमेंट, बिजनेस करना गवर्नमेंट का काम नहीं है। ओके, तो इस वजह से सरकार का जो दखल था, सरकार की जो भूमिका है, उसको भी कम करना एक बहुत ही प्रमुख उद्देश्य था। एंड देन टू इंट्रोड्यूस मोर कंपटीशन इनटू द इकोनॉमी विद द एम ऑफ इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। हमने पहले भी डिस्कस किया था, कंपटीशन जब बढ़ती है तो एफिशिएंसी बढ़ती है, प्राइसेस गिरने शुरू होते हैं, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, सर्विस बेटर मिलने लग जाती है, क्योंकि कस्टमर के पास चॉइस है, राइट। तो इन मेजर ऑब्जेक्टिव्स के साथ, इन प्रमुख कारणों के साथ हमने लिबरलाइजेशन को लागू किया। और जब लिबरलाइजेशन किया गया तो उसमें क्या क्या रिफॉर्म्स किए गए। डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसको डीरेगुलेट कर दिया गया। देखिए, जब हम बोलते हैं रेगुलेशन, रेगुलेशन का मतलब होता है नियंत्रण, तो डीरेगुलेशन का मतलब होता है कि नियंत्रण से बाहर कर देना। जो लाइसेंस राज होता था, हर चीज में सरकार की दखलंदाजी होती थी, वो सारी चीजें हम खुली छूट देते हैं, तो वो हो जाता है डीरेगुलेशन। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को डीरेगुलेट किया गया। ओके, जैसे हाल फिलहाल में आपने सुना होगा कि डीरेगुलेशन ऑफ ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, मतलब अब सरकार का नियंत्रण उसके प्राइसेस पर नहीं रहेगा। सरकार, जो तेल कंपनीज हैं, वो खुद अपने प्राइसेस को, अपने कीमतों को तय कर सकती हैं। तो उस तरह से डीरेगुलेट किया गया। तो सेम चीज इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी डीरेगुलेट किया कि सरकार की दखलंदाजी कम हो जाए। देन फाइनेंशियल सेक्टर्स में भी काफी रिफॉर्म्स आए। फाइनेंशियल सेक्टर्स में भी आप देखेंगे काफी सारे प्राइवेट बैंक्स आते हैं। प्राइवेट बैंक्स आते हैं तो जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो बढ़ जाती है, सर्विस ऑफ द बैंकिंग सेक्टर इंप्रूव हो जाता है। उसके बाद हमने देखा कि कोर बैंकिंग आती है। तो ये सारी चीजें, बहुत सारी फाइनेंशियल सेक्टर में भी रिफॉर्म्स आती हैं। लाइकवाइज टैक्स रिफॉर्म्स भी, अगर आप देखें तो भारत को वन ऑफ द मोस्ट टैक्स्ड नेशन कहा जाता है, लेकिन इस दौरान टैक्स रिफॉर्म्स भी काफी सारे इंप्लीमेंट किए गए और ऐसी आशा की गई कि जो टैक्स सिस्टम है वो बहुत ही बिजनेसेस के अनुकूल तैयार किया जाए। एंड देन सेम वे फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स भी किए गए। तो फॉरेन एक्सचेंज की जो रिजर्व्स होनी है उनको कैसे रेगुलेट करना है, किस तरह से पेमेंट्स आने हैं, वो सारी चीजों को भी रेगुलेट किया गया। एंड देन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स, तो जो ट्रेड होता है, हमारा जो व्यापार है, विदेशी व्यापार मान लीजिए, उन सारी चीजों में भी नए पॉलिसीज आते हैं। फिर एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स, तो इन चीजों में, इन प्रमुख एरियाज में, क्षेत्रों में ये रिफॉर्म्स लाए गए। उसके बाद दूसरा प्रमुख इंपॉर्टेंट चीज जो इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में की गई वो थी प्राइवेटाइजेशन। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्राइवेटाइजेशन होती क्या है। इट मीन्स द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू द प्राइवेट सेक्टर। तो जो हमारे पास पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, जिसे हम पीएसयूज भी कहते हैं, ओके, तो उसका जो ओनरशिप है, उसका मैनेजमेंट, उसका कंट्रोल हम प्राइवेट क्षेत्र में प्राइवेट प्लेयर्स को ट्रांसफर कर देते हैं। वो होता है प्राइवेटाइजेशन। मतलब सरकार की
जो ओनरशिप होती है वो खत्म हो जाती है और वो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में चली जाती है. ऐसे प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज by selling off parts of the equity of PSEs to the public is known as disinvestment. तो ये प्राइवेटाइजेशन से थोड़ा सा अलग होता है. जो डिसइन्वेस्टमेंट होती है इसमें हम क्या करते हैं, पूरी कंपनी को नहीं बेच देते, हम उस कंपनी के थोड़े से हिस्से को, उसके कुछ शेयर्स को हम पब्लिक में बेच देते हैं. जैसे अभी LIC के साथ किया जा रहा है. ओके, तो LIC का 10% जो हम कह रहे हैं कि डिसइन्वेस्ट किया जा रहा है, मतलब LIC के 10% शेयर्स प्राइवेट लोग, कोई भी, हम और आप कोई भी खरीद सकते हैं, राइट. तो वो हो जाता है डिसइन्वेस्टमेंट. अब ये प्राइवेटाइजेशन जो किया गया उसका उद्देश्य क्या था? सबसे पहला, प्रोवाइडिंग स्ट्रॉन्ग मोमेंटम फॉर इनफ्लो ऑफ FDIs. हम चाहते थे कि फॉरेन डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट जो हो वो तेजी से आए, बढ़े, क्योंकि ये एक बहुत ही आशा की किरण बन जाती है जब देखते हैं कि सरकार का दखल खत्म हो जाता है, कोई प्राइवेट सेक्टर उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है. तब फॉरेन से, ओके, बाहरी देशों से भी पैसा आता है, क्योंकि जब नई कंपनीज, नए इंडस्ट्रीज बनते हैं तो भारत जैसे इतने बड़े मार्केट में उनका बहुत ही ज्यादा स्कोप होता है प्रॉफिट बनाने का, क्योंकि यहां पर कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, कंजम्पशन का स्कोप बहुत ज्यादा है. तो FDIs के जो इनफ्लो होंगे उसमें काफी तेजी पैदा करने के लिए प्राइवेटाइज किया गया, नंबर 1. नंबर 2, इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स. तो प्राइवेटाइज कर देंगे तो जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है उनमें भी एफिशिएंसी आ जाती है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की मैनेजमेंट बेहतर मानी जाती है, क्योंकि वो प्रोफेशनली रन होते हैं और उनका प्रमुख उद्देश्य होता है कि वो प्रॉफिट पे जोर दे. बट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट प्रॉफिट, उनको सोशल वेलफेयर के लिए भी काम करना पड़ता है. तो या तो प्राइवेटाइज कर दें या कुछ हिस्सा डिसइन्वेस्ट कर दें, तो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में कंट्रोल या मैनेजमेंट जाने के बाद यकीनी तौर पे उसमें एफिशिएंसी आ सकती है. आगे बढ़ के हम देखते हैं कि प्राइवेटाइज करने के तरीके क्या हैं. 2 तरीके हैं, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और दूसरा डिसइन्वेस्टमेंट. हमने पहले भी इसकी जिक्र की है. ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप मतलब हम टोटली बेच देते हैं, जैसे एयर इंडिया का किया गया, तो सरकार के हाथ से वो ओनरशिप निकलकर टाटास के पास चली जाती है. दूसरा है डिसइन्वेस्टमेंट, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया LIC का, जो 10% ऑफ द शेयर्स ऑफ LIC IPO के तौर पे पब्लिक में बेची जा रही हैं, जिससे क्या होता है, 10% ऑफ द ओनरशिप सरकार का डाइल्यूट हो जाता है, राइट. दैट इज व्हाट इज डिसइन्वेस्टमेंट. Now coming to globalization. What is globalization? The term globalization refers to the integration of the economy of the nation with the world economy. मतलब हमारी जो इकोनॉमी है उसको हम पूरी दुनिया की, विश्व की इकोनॉमी के साथ जोड़ते हैं. इट इज अ मल्टीफैसेटेड एस्पेक्ट. मतलब इसमें कई हम समझ सकते हैं कि इसमें काफी सारी परतें होती हैं, ओके, जो ग्लोबलाइजेशन होती है, और इसका जो निष्कर्ष निकलता है, उसका एंड रिजल्ट जो होता है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल स्ट्रैटेजीज दैट आर डायरेक्टेड एट ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड टुवर्ड्स अ ग्रेटर इंटरडिपेंडेंस एंड इंटीग्रेशन. तो यहां कोई, जब ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी होती है तो कोई एक देश जो होता है वो टोटली आत्मनिर्भर नहीं होता, उसकी दूसरे देशों के ऊपर कोई ना कोई डिपेंडेंसी होती है. अभी हम देख रहे हैं कि जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है उसमें भी हम देख रहे हैं कि कैसी कैसी डिपेंडेंसीज निकल कर आ रही हैं, राइट. जैसे अभी सारे देशों ने रशिया पे सैंक्शंस लगाए, तो अब देखते हैं कि सैंक्शंस लगाने के बाद जर्मनी में गैस, नेचुरल गैस की क्राइसिस आ सकती है, क्योंकि उसकी पूरी डिपेंडेंसी, जर्मनी की पूरी गैस की, नेचुरल गैस की डिपेंडेंसी रशिया पे थी. लाइकवाइज रशिया ने अभी गूगल पे या एप्पल पे को बैन कर दिया, इस वजह से अमेरिकन कंपनीज को नुकसान हो रहा है. तो ये चीजें हम देखेंगे कि काफी ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमीज में ये काफी सारी चीजें इंटरडिपेंडेंट होती हैं. अब जब ग्लोबलाइज किया गया, हम देखते हैं कि उसका भारत के ऊपर क्या असर पड़ा. तो इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, द ग्रोथ ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द फील्ड ऑफ कॉर्पोरेट
retail and scientific sector is enormous in the country. राइट इन क्षेत्रों में कॉर्पोरेट्स में रिटेल में ओके साइंटिफिक सेक्टर में काफी बाहर से निवेश आया एंड इट ऑल्सो हैड अ ट्रेमेंडस इम्पैक्ट ऑन सोशल मॉनेटरी कल्चरल एंड पॉलिटिकल एरियाज. तो ये ग्लोबलाइजेशन से आप देखिए कि कल्चर में भी काफी चेंज आया. किस तरह के हम कपड़े पहनते हैं, किस तरह का खाना खाते हैं, किस तरह के प्रोग्राम्स देखते हैं, कौन से चैनल्स देखते हैं, तो हमारी पूरी लाइफस्टाइल में भी चेंज आया है. Then, in recent years, globalization has increased due to improvements in transportation and information technology. हाल फिलहाल में हम देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन काफ़ी बढ़ गई है क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन, पूरी दुनिया के साथ जो कम्युनिकेशन है वो काफ़ी बेहतर हो गया है और हमारा जो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ हैं वो भी काफ़ी इंप्रूव हो गई हैं. And with the improved global synergies comes the growth of global trade, doctrines and culture. तो जब हम ग्लोबल सिनर्जीज ओके सिनर्जी का मतलब होता है एक और एक 11 काइंड ऑफ. तो हम जब दूसरे देशों के साथ सिनर्जी के साथ काम करते हैं तो उससे हमारे ग्लोबल ट्रेड पर हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हमारे पॉलिसीज हैं जिसको हम डॉक्ट्रिन्स कहते हैं ओके वो सारी चीज़ें और हमारे कल्चर सारी चीज़ों पे काफ़ी उसका गहरा प्रभाव पड़ता है. अब ग्लोबलाइजेशन के एडवांटेजेस क्या हैं? बहुत सिंपल है, बहुत ऑब्वियस भी है. ग्लोबलाइजेशन से हमारी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है क्योंकि हमारा मार्केट अब सिर्फ हमारा देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया है. तो जो भी उत्पाद इंडिया में होगा वो न सिर्फ इंडिया में बिकेगा बल्कि पूरी विश्व में बिकेगा. तो इन दैट केस अगर हम देखें तो हमें ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी उस लेवल के, उस क्वांटिटी में उन प्रोडक्ट्स की उत्पादन करने के लिए. नेक्स्ट हो गया इंक्रीज इन कॉम्पनसेशन. अब हमारा जो वर्क फोर्स है उसके लिए भी मार्केट सिर्फ सीमित नहीं है इंडिया में, वो कहीं भी पूरे विश्व में कहीं भी जाकर काम कर सकता है. तो उस वजह से क्या होता है कि कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग ऑफ लेबर भी हो जाती है. तो जो एम्प्लॉयर्स इन इंडिया हैं वो बाहर के देशों की तुलना में उनकी सैलरी कॉम्पनसेशन तय करनी पड़ सकती है. तो इससे कॉम्पनसेशन भी इंप्रूव होता है. एंड फाइनली हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्योंकि अब एज पीपल, एज सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस मिल जाते हैं. हम बाहर के कपड़े पहन सकते हैं, पूरी दुनिया के ऑप्शंस हमारे पास हैं. कपड़े हो, खाना हो, लाइफस्टाइल हो, पिक्चर हो, मूवी हो, जूते, कुछ भी ले लीजिए, हमारे पास अब सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं. जो दुनिया के बेस्ट कंट्रीज में बेस्ट प्रोडक्ट्स बिकते हैं हम भी उनको खरीद सकते हैं. तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी बेहतर हो जाता है. तो उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर पसंद आया हो. अगर आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कुछ भी आप मेरे साथ शेयर करना चाहें तो कमेंट ज़रूर कीजिए. बाय बाय.